आवाज आ रही है शगुन? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अभी तक आपने कुछ पढ़ा इसमें हिंदी में? बोलो। बुक लिया है शगुन? शगुन माइक अपना कनेक्ट कीजिए। यस मैम। माइक कनेक्ट नहीं है, अपना कनेक्ट कीजिए माइक। हाँ, ये पूछ रहे थे आपसे, हिंदी की बुक ले ली हो? क्यों? यस मैम। ले ली हो तीनों बुक? यस मैम ले लिए। ठीक है, आपकी पहली क्या थी? कृतिका। यस मैम। सेकंड थी क्षितिज। यस मैम। इसमें दो पार्ट है, काव्य खंड और गद्य खंड। यही दो है ना? यस मैम। और थर्ड बुक है आपकी हिंदी व्याकरण की। यस मैम। तो अभी तक कितना पढ़ी हो? इसमें से क्या पढ़ चुकी हो? क्यों? देखो, जो आपका पेपर है, आपका पेपर पास है, टाइम कम है, तो जो ये कृतिका है इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा। ठीक, आपके इसमें क्षितिज में 3-3 आएगा। हेलो मैम। 2 आ सकता है, ठीक है? 2। यस मैम। हम ये कह रहे हैं, पहले अपना माइक कनेक्ट करो, इसीलिए आवाज नहीं क्लियर जा रही थी। आवाज फर्स्ट फर्स्ट से आ रही है। हाँ, तो कनेक्ट नहीं है ना तुम्हारा माइक, इसी वजह से। मैम आवाज क्या आ रही है? देखो, जैसे ये है ना, दिख रहा है यहाँ पे आपका ऑप्शन, देखो म्यूट है लिखा है, जहां पर वहां से कनेक्ट कीजिए। हुआ? हुआ? हो गया शकुन? यस मैम। ठीक, माइक नहीं कनेक्ट है अभी भी आपका। मैम मैम आवाज आपकी फर्स्ट फर्स्ट क्या आ रही है? चलो, तो क्या बता रहे थे? इसमें फर्स्ट आएगा, इसमें से 2-2 चैप्टर और इसमें 3 चैप्टर आएगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण में। क्लियर है? इसमें से फर्स्ट चैप्टर, इसमें से 2 काव्य खंड और गद्य खंड से 2-2 चैप्टर आएगा, हिंदी व्याकरण से 3 चैप्टर आएंगे। व्याकरण में आप कितने चैप्टर आएंगे? 3। 3। हाँ। उसके बाद है आपका, अब सही है, ठीक है? यस अब क्लियर मैम। जा रहा है? हाँ, माइक नहीं कनेक्ट था। यस मैम। तो क्या पढ़ी हो अभी तक? क्या पढ़ चुकी हो? कुछ पढ़ा है मैम अभी आपने कुछ अभी तक?
अभी नहीं है। हाँ समझ रहे हैं, ठीक है। Yes, ma'am. तो इसका हमने करा दिया, इसका क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। कृतिका में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इस जल प्रलय में आपका फर्स्ट है, उसमें के एक्सरसाइज हम कराए हैं, आप यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। इसमें भी दो दो चैप्टर हो गया है। इसमें आपका आता है लेखक परिचय लिखने के लिए, काव्य खंड में आपका कवि परिचय आएगा, ठीक है, और पूछता है भाषा शैली, और इसमें भी आपका लेखक परिचय आएगा, क्वेश्चन आंसर आएगा, ठीक है। काव्य Yes, खंड ma'am. में आपका होता है कि आपका पंक्ति पद्यांश दिया रहेगा 4 लाइन का, आपको उसको अनुवाद लिखना रहेगा, सुंदर प्रसंग व्याख्या जानती होगी। Yes, ma'am. नहीं जानती हो तो टाइम कम है, आप खुद जाकर पहले यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ Yes, में ma'am. आएगा तो पूछिएगा। इसमें जो 3 चैप्टर है इसी को बताने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी ये दो देख लेना अपना। हिंदी व्याकरण में आपका जो है 3 चैप्टर है, इसको करा दिए हैं, ये भी यूट्यूब पर है, फिर भी हम रिवीजन करा दे रहे फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। देखिए दिख रहा है आपको कुछ? यहाँ से आपकी स्टार्ट है पहला चैप्टर, शगुन, दिख रहा है आपको? ठीक, तो पहला क्या है आपका भाषा। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है तकनीकी व्याकरण का, उसमें फर्स्ट चैप्टर है भाषा। इसको पढ़ लीजिए, हम इसको समझाने के लिए यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। मैं कि मनुष्य एक समाज में रहता है, समाज में रहने वाला प्राणी है, वह अपने विचारों भावनाओं को बोलकर क्या करता है, व्यक्त करता है। भाषा को ध्वनि संकेतों की व्यवस्था मानी जाती है, ठीक। ये है आपका भाषा के बारे में यहाँ पर दिया गया है। बोलो। मैम कितने चैप्टर आ रहे हो कृतिका मैम? एक चैप्टर। एक चैप्टर। फिर यहाँ पे आपकी भाषा की परिभाषा जो होती है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा क्या है? एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सोचते हैं और अपने विचारों को हम व्यक्त करते हैं। जब हम अपने विचारों को लिख कर या बोल कर प्रकट करते हैं, कई माध्यम होता है, माध्यम का मतलब क्या होता है? साधन, या जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। तो दूसरे के विचारों को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं और सुनकर समझते हैं, ठीक। एक आता है आपका सांकेतिक भाषा, जिसमें क्या होता है कि कुछ होते हैं प्राणी बोल नहीं पाते, ठीक है, अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो एक संकेत के माध्यम से क्या करते हैं? अपनी बातों को पहुंचाते हैं। इसके दो भेद होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या होती है आपकी? शगुन, आवाज जा रही है आपको? लिखित भाषा में क्या होता है आपका कि जब हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से अपनी बातें लिखकर व्यक्त करते हैं।
आवाज आ रही है? बोलो। आवाज आ रही है शगुन? यस मैम, आ रही है। ठीक है, तो जो अभी हम Yes, ma'am. आप देख रही थी, तो समझ में आ रहा है ना? ये भाषा के दो भेद होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। ठीक, आप पढ़ी होगी एक इसको। लिखित है। यस हाँ, लिखित में क्या यस होता मैम। है, बातों को लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो हमारी बातों को क्या करता है, वो समझता है। ठीक है, आपका अखबार हो गया, पत्र हो गया, पत्रिकाएं हैं, ठीक है, पुस्तक है। और मौखिक भाषा क्या होती है, जो अपने भाव विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे नाटक, फिल्म, इसमें क्या होते हैं, हम सुनते हैं। ठीक है, भाषण, नेता जब कोई भाषण देता है तो हम उसको सुनते हैं। आपका और क्या होता है इसमें, आपका होता है एक मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा और मानक भाषा। ये सब चार होते हैं। मातृभाषा क्या होता है कि जिस बालक को बचपन में, मातृभाषा का मतलब सीधे से क्या है कि जो हम जब हम जन्म लेते हैं तो बालक क्या करता है, अपनी माँ से जो सीखता है। पहला हमारा क्या है, पहले हम कहाँ से सीखते हैं, अपने घर से, अपनी माँ से सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, मातृभाषा। राजभाषा क्या होती है, जो सरकारी काम में हम इस भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सरकारी काम जो कार्य होते हैं उसमें हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो हमारी कहलाती है राजभाषा। फिर आपका उसके बाद है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रभाषा, जिसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, अनेक भाषाएं होती हैं, और क्या होते हैं उसमें, अलग अलग क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन्हें हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। फिर आपका मानक भाषा। ठीक, मानक में क्या है कि हिंदी भाषा को ही मानक रूप दिया गया है। इसे शिक्षा कार्यालय में, कामों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन सब का हम लोग, इन भाषाओं के विविध रूप को हम क्या कहते हैं, मानक कहते हैं। और फिर आपका आता है भाषा और बोली। ठीक, ये आपका दिया गया है, यहाँ पे भाषा बोली दी गई है। इसमें क्या होता है कि जब हम, बोली क्या होती है, जब हम सीमित क्षेत्रों में बोलते हैं, अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में व्यक्त करते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब हम जो हमारे सीमित क्षेत्र में हम बोलते हैं उसे हम बोली कहा जाता है। और ये क्या कहलाती है, और जो अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होती है। बोली का कोई भी लिखित रूप नहीं होता है, इसे छोटे भूभाग में व्यक्त किया जाता है। ठीक, अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोली बोली जाती है, आपको पता होगा। जैसे उत्तर प्रदेश की बोली अवधी है, बिहार की भोजपुरी है, इसी तरह अलग अलग, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो अलग अलग भाषाओं की अपनी अलग अलग बोली होती है। फिर आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है लिपि, कि किसी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि जैसे बोली का मौखिक रूप होता है, उसी तरह लिपि का हमारा लिखित रूप होता है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, मौखिक रूप की ध्वनियों को प्रकट करते हैं। यहाँ पे आपकी कुछ भाषा दी गई है, उनकी लिपि दी गई है, दिख रहा है शगुन? यस मैम। फिर उसके बाद जो आपकी हिंदी व संस्कृत है उसकी दोनों की लिपि क्या होती है, देवनागरी होती है। ठीक है, इसे दान सदाई लिखा जाता है। इसकी विशेषता होती है, हर वर्ण का आकार समान होता है।
फिर आपका लास्ट आपका उसी में जो आपका पहला चैप्टर था भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, उसमें आपका आता है लास्ट व्याकरण। ठीक है, यही हमारा मेन होता है। ठीक है, जब तक हम इसके नियमों को नहीं जानते हैं हम कोई भी भाषा को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मौखिक एवं लिखित भाषा में अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं या करते हैं, किंतु इससे भाषा का कोई निश्चित रूप नहीं होता, कोई इससे निश्चित रूप नहीं निकाल सकते। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को हम निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है, और नियमबद्ध योजना को हम व्याकरण कहते हैं। मतलब एक योजना बनाकर चलते हैं, इसकी योजना बनाते से क्रम होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान सीखा जाता है। हम इसके माध्यम से क्या करते हैं, हम सही बोलना जानते हैं, सही लिखना जानते हैं, और इससे हमें ज्ञान मिलता है। ठीक, शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण को जानने की बहुत जरूरत है। कैसे हमें शुद्ध लिखना है, ये इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। किसकी? व्याकरण की। व्याकरण से भाषा को बोलना और लिखना आसान होता है। इसके माध्यम से हमारा ये क्या होता है, आसान हो जाता है लिखना और बोलना। ठीक, व्याकरण से हम भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। भाषा का प्रयोग करने के लिए हमें भाषा के नियमों को जानना आवश्यक है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? ठीक, ये है आपका, ये जो था ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। ठीक, यस मैम। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो यस। हम आपको दिखा दे रहे इसमें, यही था ना आपका फर्स्ट चैप्टर। देखो क्यों, यही था, ये हो गया। अब इसके पहले जो आपका आता है ये है आपका अपठित गद्यांश। देखो है ना, इसमें क्या होता है आपका, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको गद्यांश दिया रहेगा। ये क्या रहता है, एक पैराग्राफ की तरह रहता है। उससे उसको पढ़कर आप जो प्रश्न पूछ रहा उसका आंसर लिखते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है ये आपका गद्यांश है। ठीक, यहाँ पर गद्यांश दिया है, आप क्या करोगे, इसको पढ़ोगे। ये क्या होता है, ये आप पहले से नहीं पढ़े रहते हो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपठित गद्यांश, जिसे हम पहले से पढ़े नहीं रहते हैं और हमारे सामने आता है, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, समझते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, जो मेन पॉइंट रहता है या हमको लगता है कि ये खास लाइन है तो उसको अंडरलाइन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा गया है, फिर हम जो पढ़े रहते हैं उसी से समझते हैं कि क्या आंसर हमको यहाँ पर लिखना है। इतनी चीज क्लियर है? ये होता है आपका गद्यांश। इसी तरह आपका होता है पद्यांश। जैसे गद्यांश में आपकी कहानी पूछी जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है, ये कहानी का रूप होता है। ठीक है, जिस तरह आपकी कहानी रहती है इसी का रूप ये होता है। लेकिन जो हमारा पद्यांश होता है वो कविता का रूप होता है, उसमें कविता की पंक्ति दी गई रहती है। जैसे हम एक पढ़ रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है, पहला दिख रहा है ये आपको, ये वाला दिख रहा है। ठीक, पेज नंबर है 22, निकालू। मेरा सेकंड चैप्टर है, पेज नंबर 22। मिल गया?
शगुन यस मैम। मिला? पेज नंबर 22 मिल गया। अपठित यस। पद्यांश बोलो, अपठित पद्यांश लिखा हुआ है, देखो। ये है, ये वाला चैप्टर देखो। ठीक, दिखा? मिल गया ना? यस मैम। इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपसे क्या पूछा गया है कि पद्यांश दिया गया है, आपको उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसका प्रश्न उत्तर लिखना है। लेकिन पहले समझ लो कि पद्यांश होता क्या। पठित पद्यांश ऐसा पद्यांश जिससे कभी पढ़ा नहीं गया हो, ठीक है। ये ऐसा होता है जिसको हम कभी पढ़े नहीं रहते हैं, और इसमें क्या होता है, कविता का रूप होता है, कविता की पंक्ति दी गई रहती है। जैसे गद्यांश में आपका कहानी का रूप होता है, ऐसे उसी तरह पद्यांश में आपका कविता का रूप होता है, और इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपके प्रश्न भी रहेंगे इसी से संबंधित रहेंगे। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, हम पढ़कर तुमको बता रहे हैं कि चमकीले पीले रंगों में अब डूब रही होगी धरती, खेतों खेतों फूल होगी सरसों हंसती होगी धरती, पंचमी आज ढलते जाड़ों की इस ढलती दोपहरी में जंगल में नहा ओढ़ने पीली सुखा रही होगी धरती, इसके खेतों में खिलती है सिंगरी तरह गाजर कुसुम, किसमें कम है यहाँ पली धूल में सोना धूल भरती धरती, शहरों की बहू बेटियां हैं सोने के तारों से पीली, सोने के गहनों में पीली यह सरसों से पीली धरती। ये पूछा है, आपका कविता की पंक्ति यहाँ पर दी गई है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि चमकीले पीले रंग किसके हैं। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि चमकीले पीले रंग किसके हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, क्या क्या पीले की जब पीला आया था आपका कि खेतों में फूली सरसों के, जाड़ों की ढलती दोपहरी में जंगलों के, धरती की धूल के, ये सब क्या थे, पीले हैं। शहरों की बहू बेटियों के सोने के गहने, ये सब चीजें क्या है यहाँ पे पीला। यहाँ पे किसका संज्ञा दी गई है, पीले रंग की। पूछा गया है कि चमकीला पीला रंग किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आप बता दिए ठीक कि इन सब के लिए क्या है, पीला रंग लिख दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है पंचमी कौन सी है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि पंचमी कौन सी पंचमी है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखो, एक पंचमी जो वसंत जब आता है उसमें सरसों के फूल होते हैं, कभी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जब जाड़ा क्या होता है, ढलने लगता है, और क्या आने लगता है, वसंत का मौसम आता है, उसके बाद गर्मी आती है। तो यही कहा जा रहा है कि ढलते जाड़ों की पंचमी अर्थात वसंत पंचमी। यहाँ पे पंचमी किस कहाँ क्यों प्रयोग किया गया है, इसीलिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन आपका, पीली ओढ़नी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर पीली ओढ़नी शब्द जंगल के पीले पेड़ों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये जितने भी आंसर हैं जो आपने पंक्ति पढ़ी है उसी में सारा आंसर दिया गया है, ठीक है। बस समझना है हमको कि क्या पूछा गया है। समझ रही हो शगुन, ठीक है।
आप पहले जब पंक्ति पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है यहाँ पर। फिर जब आप प्रश्न लिखोगे तो आपका आंसर भी समझ में आने लगेगा। तो क्या क्वेश्चन पूछा था कि पीली ओढ़नी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? पीली ओढ़नी शब्द जंगल के पीले पेड़ों के लिए प्रयोग किया गया है, जो जंगल में पीले पेड़ हैं। फिर है लास्ट आपका, शहरों की बहू बेटियां किससे पीली हैं? जो शहर की बहू बेटियां हैं क्या पहनी है ऐसा जो पीली लग रही हैं? तो आप क्या बताओगे कि शहरों की बहू बेटियां सोने के गहनों से पीली हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक, तो आप पठित गद्यांश पद्यांश दोनों समझ में आ गया? यस मैम। कोई दिक्कत इसमें दोनों में? नो मैम। जब आप इसको देखो, ये जो है ये जहाँ पे जितने भी है, जब इसको आप सॉल्व करो ना, तुम प्रैक्टिस जब करोगी तो उसमें समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब यस जो चीज पढ़ोगी उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है? चाहे वो गद्यांश पढ़ रही हो चाहे पद्यांश। गद्यांश में फिर भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन पद्यांश में थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो कविता से, जैसे आपका पूछ लेगा कि इस पंक्ति से आपको क्या समझ में आया, कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि ये तो नहीं लिखा है ना उस पंक्ति में हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये आपको समझना होगा कि कविता का जो माध्यम है उसमें कवि क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिससे आप अपने तरीके से लिखोगे, अपने से समझकर लिखोगे। ये हो गया आपका पहला चैप्टर भी हो गया, भाषा लिपि और व्याकरण। सेकंड जो चैप्टर है आपका वो है आपका वर्ण विचार। ठीक है, सेकंड चैप्टर वर्ण विचार है। आपका स्वर व्यंजन इसमें दिया गया है, पढ़ी होगी एक तक में। ठीक है, वर्ण अक्षर क्या होता है इसको बताना, ज्यादा चीजें इसमें भी नहीं है। यस वर्ण वर्ण विच्छेद दिया गया है कि जो आपके शब्द होते हैं उनको हम तोड़कर कैसे लिखते हैं। ठीक, यस मैम। यस मैम। मैम उसी ग्रामर तरह में 3। हाँ 3 चैप्टर आएगा। कौन सा 3 चैप्टर? देखो ये आपका पहला क्या है, भाषा लिपि और व्याकरण। सेकंड है वर्ण विचार। थर्ड है संधि। यस। ठीक, ये 3 यस मैम। आएगा। ऊपर के 2 आएंगे आपत्ति गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, और यस। एक आपका यस क्या आएगा, पत्र लेखन। ठीक है, पत्र या अनुच्छेद लेखन में दोनों में से कोई एक चीज आ सकती है। ठीक है, क्योंकि तुम अभी बहुत उसमें देर में ज्वाइन की हो तो इतनी जल्दी बता भी नहीं पाएंगे। ठीक है, आप अपने से पढ़ो, हम बता दे रहे। पेज नंबर है आपका 253 पर देखो, मिला? यस मैम। मिल गया ना? ठीक, आपके 2 तरीके के पत्र होते हैं, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। जो औपचारिक पत्र होता है वो हम कहाँ के लिए लिखते हैं, जैसे प्रधानाचार्य को लिखते हैं। ठीक है, सरकारी मैम कार्यों दोनों में पत्र आएगा? क्या चीज? मैम पत्र दोनों आएगा क्या? एक आएगा, आपका एक आएगा, लेकिन आपका 2 भागों में बांटा गया है, औपचारिक और इसके 2 अंग होते हैं, औपचारिक एक अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक यस में मैम। आपके प्रधानाचार्य के लिए लिखा जाता है, सरकारी कार्यों के लिए, कार्यालयों के लिए। ठीक है, जो कार्यालय में हम नगर निगम को, जो अनौपचारिक होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, जैसे आपका हो गया माता पिता को हम लिखते हैं, जो सगे संबंधी को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं, मित्र को लिखते हैं, ये अनौपचारिक में आता है। ठीक है, इसको पढ़ लेना, यस आ मैम। जाएगा। और आपका एक आता है रस और अलंकार। अभी आप यूनिट 1 का पेपर दीजिए, फिर जब आपका फाइनल हो ये उसके बाद जो पेपर होगा, उसके बाद जो क्लासेस चलेंगी उसमें हम रस अलंकार बता देंगे। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? ठीक, यस मैम। अभी तक यस। जितना बताए सिर्फ आप उसको पढ़ो अच्छे से। ठीक है, नहीं समझ में आता है यूट्यूब पर जाकर देखो, सब
सारी वीडियो सब सारे सब्जेक्ट की पढ़ी हुई है, पढ़ यस मैम। लीजिए उससे। बुक है आपके पास, बुक है तो बुक से भी यस पढ़ोगी मैम। तब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक, तो इतना जितना बताए हैं अब उसको पढ़ो, रिवीजन करो और पेपर की तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। थैंक यू क्लास।